प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 4 लेकर आए हैं, जिसका कोड 324 BA है। ठीक है ना बच्चों? अब तक जितने पेपर हम कर चुके हैं, उनमें सबसे आसान पेपर मुझे ये लगा है। ठीक है ना बच्चों? देखिए, हम इसको शुरू करेंगे और आप खुद कहोगे कि ये जो पेपर है वो सब में जो पीछे हम कर चुके हैं, उन सब में ये सबसे ईजी पेपर है। ठीक है ना बच्चों? और अगर आपने अब तक पीछे के सेट नहीं किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो कर लीजिए, क्योंकि 2023 के सारे सेट इंपॉर्टेंट हैं, है ना बच्चों? ठीक है। और मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के उनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले का पहला वही, आपके पहले क्वेश्चन में आपको जो है 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई एक आंसर देना है। ठीक है ना? देखिए, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिलेंगे, उन पांचों में 4 आपके ऑप्शन होंगे, उन 4 में से आपको एक आंसर देना है। ठीक है ना? आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाने, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। यानी हमारे पास कोई सेट है। देखिए, ये पहले का क्या क्वेश्चन है। हमारे पास L कोई सेट है और इसमें समस्त रेखाएं पड़ी हैं। ठीक है ना? समस्त रेखाओं का समुच्चय है ये। समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए, ये कह रहा है कि R बराबर हमारे पास कोई रिलेशन संबंध इस तरीके से है, कोई संबंध के L1 कोमा L2 कैसा है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 पर लंब है। बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, ये कह रहा है कि L1 कोमा L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। इस तरीके से है, ये L1 L2 पर लंब है। ठीक है ना? ये इस तरीके का रिलेशन है। अब आपको ये दिखाना है कि इनमें से क्या होगा, समतुल्य, सममित और संक्रमक। तो देखिए, चलिए चेक करते हैं, है ना? सबसे पहले हम समतुल्य के लिए चेक करेंगे। समतुल्य की कंडीशन क्या कहती है बच्चों? देखिए, समतुल्य की कंडीशन ये कहती है कि अगर हमने कोई एलिमेंट एक L में से उठाया, तो उसी L के साथ हमें रिलेशन बनाना है। अगर वो बनता है तो हो जाएगा ये समतुल्य। ठीक है? देखिए, यानी हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल L1, मान लो कोई L1 एलिमेंट है इसका, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, देयर इंप्लाइज L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। ठीक है ना? यानी आप L में से कोई भी L1 उठा लो और उस L1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर L1 आ जाएगा, L1 कोमा L1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है और दोनों जगह वही रखना है। समतुल्य कहता है कि उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ हमें रिलेशन देखना है और ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए, इसने कहा है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रेखा L1 है और वो L1 रेखा L1 पे ही परपेंडिकुलर हो जाए? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हम ये कट लगा देंगे। क्यों? देखिए, मान लीजिए कोई रेखा है L1, ठीक है ना? अब ये रेखा अपने आप पे परपेंडिकुलर हो जाएगी क्या? आप ये खुद देखिए, परपेंडिकुलर होने के लिए मान लीजिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे होनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब लंब, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए उनके बीच में। तो ये L1 पर कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं होगी, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं होगी, तो ये समतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना? ये समतुल्य नहीं होगा। अब चलते हैं सममित के लिए। बच्चों, ये बहुविकल्पीय में है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको चेक करना है। ठीक है ना? अब सममित में देखिए, L1 परपेंडिकुलर टू L2 दे रखा है इसने, तो सममित में क्या होता है, फॉर ऑल L1 कोमा L2, इसमें दो एलिमेंट उठाए जाते हैं। जो भी सेट उसने दिया है उसमें से दो एलिमेंट उठा लो, L1 कोमा L2। अब इसके लिए ये एलिमेंट ऐसे उठाने हैं आपको कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, कि L1 कोमा L2 ये बिलोंग करने चाहिए R से। और अगर ये बिलोंग कर रहे हैं, देयर इंप्लाइज तो L2 कोमा L1 भी क्या करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, अगर ये L1 इफ अगर ये L1 कोमा L2 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है लंब का, है ना? यानी L1 L2 पर लंब है। ठीक है? अब यहां से पता चला है कि L1 L2 पर लंब है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइन L1 है, L1, ये कोई लाइन L2 है। अब ये L1 L2 पर लंब है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है ना? ऐसे भी तो हम कह सकते हैं। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? यानी लंब है, L2 भी L1 पर लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R हो गया, तो इसका मतलब आप L1 L2 लेकर के चले थे, L2 L1 भी R में आ गया, रिलेशन में आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा।
ठीक है ना, ये सम्मित हो गया। अब चलते हैं संक्रमक पर। संक्रमक क्या कहता है, देखिए संक्रमक में हमें 3 एलिमेंट उठा करके लेके चलने पड़ते हैं। जैसे मान लो हमने फॉर ऑल L1, L2, L3, हमने L1, L2, L3 ले लिए 3 एलिमेंट। कहाँ से ले लिए, L से ले लिए। और ये ऐसे लिए कि हमने ये ऐसे लिए कि इनकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली L1, L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बिलोंग करते होंगे तो L1 L2 पर लंब होगा और एंड और लिख लेना, ये हो जाएगा L2 L3 पर लंब होना चाहिए। इसका मतलब L2 L3 पर लंब होना चाहिए। यानी ये तो हमें 3 नंबर ऐसे लेने हैं कि ये इस पर लंब होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो जो उसने दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रिलेशन जो उसने दिया है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, है ना। तो हमने ऐसे दो रेखाएं ले ली L1 L2 जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं और L2 L3 पर भी परपेंडिकुलर है। तब हमारे पास ये होना चाहिए कि L1 L3 पर होना चाहिए, L1 L3 पर आना चाहिए। इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का भी हो गया, अब इन दोनों का आना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास ये L1 है, ये L1 है और इस पे कोई परपेंडिकुलर है L2, ये रेखा आपकी L2 है, ये परपेंडिकुलर, पहली कंडीशन हो गई। अब L2 के परपेंडिकुलर कोई रेखा L3 है, अब L2 के परपेंडिकुलर फिर एक रेखा ले लो, ये L3 हो गई, ठीक है ना। L1 के परपेंडिकुलर L2 है, L2 के परपेंडिकुलर L3 है। तो अब ये देखिए क्या L1 L3 भी परपेंडिकुलर है, नहीं, ये तो समांतर दिख रहे हैं हमें, L1 ऐसे है L3 ऐसे है, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम 2। अब हम यहाँ से कहेंगे कि ये फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो ये क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, L1 L3 पर परपेंडिकुलर नहीं है, अतः ये संक्रमक भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, ये R में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संक्रमक नहीं होगा। तो ये समतुल्य नहीं हुआ, ये सम्मित हो गया और संक्रमक नहीं हुआ, ठीक है ना, यानी सम्मित है ये। तो सम्मित कौन सा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन, सम्मित होगा किंतु समतुल्य संक्रमक नहीं। इसमें ये भी दे रखा है, इसमें आंसर दे रखा है संक्रमक होगा किंतु समतुल्य और सम्मित नहीं, तो ये आंसर गलत है। सही आंसर ये होगा, चाहे आप अपनी बुक में एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक है ना, इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 3 है और वो एग्जाम्पल नंबर 3 सेम है बिल्कुल यही, उसमें आंसर यही है, सम्मित होगा किंतु समतुल्य संक्रमक नहीं, जैसा कि हम प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का ख क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि अवयव ए और बी की कोटि क्रमशः m क्रॉस n और n क्रॉस p है तो ए बी की कोटि होगी। देखिए इसने कहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसकी जो कोटि है यानी ऑर्डर जो है उसका m क्रॉस n है, यानी ये है आपकी पंक्तियों की संख्या और ये है आपकी स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। और इसने कोई मैट्रिक्स बी दी है, उसमें कहा है कि इसकी कोटि n क्रॉस p है, ठीक है ना। इसमें इसमें पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या p है। तो वो कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर हम ए बी बनाएंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी कोटि क्या आएगी, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि, कोटि पूछ रहा है ये वाली कोटि, इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आप ए की और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं m क्रॉस n और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर रहे हैं बी मैट्रिक्स में और इसकी कोटि जो है वो n क्रॉस p है। तो आप किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसमें पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें स्तंभों की संख्या n है और इसमें पंक्तियों की संख्या n है, तो दोनों बराबर हैं तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो ए बी इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, इसकी अवयव इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या आ जाएगी, बस ये इसकी कोटि हो जाएगी। ये n क्रॉस n, ये जो n है ना ये सेम हो गया, इसको हटा दो, बस बचेगा क्या, m क्रॉस p। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस p। m क्रॉस p कौन सा है, देखिए m क्रॉस p पहला है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि माना कोई ये फलन है उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, ठीक है ना। तब fx बराबर ये है, इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, इसको महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r है। यानी हमारे पास कोई ऐसा है फलन r से r में, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है ये महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसमें हमें देखना है कि एक एक ही है, आच्छादक है या नहीं है, ठीक है ना। पहले तो आप ये देखिए कि ये बिहेव कैसे करता है, ये फलन कैसा है।
है ना। तो देखिए ये फंक्शन ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी यदि 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 x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है और 0 चाहे 0 भी है, 0 से बड़ी हो या 0 हो और 1 से छोटी हो, इस बीच इस अंतराल के बीच में या इस अंतराल में ये वैल्यू 0 ही देगा, है ना। या ये वैल्यू 1 देगा यदि x की वैल्यू आप 1 से लेकर के 1 रख लो या 1 से बड़ी रख लो और 2 से छोटी रखो तो ये 1 देगा हमेशा, ठीक है ना। या ये 2 देगा यदि ये फलन अलग अलग वैल्यू देगा, है ना। 2 देगा कब देगा, जब 2 रखोगे या 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे और 3 तक, 3 से छोटी तक, है ना। देखिए ये फंक्शन ऐसा है कि अगर आप इसमें 1.2 रखोगे तो ये 1 ही देगा इसमें। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये वाला महत्तम पूर्णांक ही होता है फलन, महत्तम पूर्णांक नंबर ये होता है आपका, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक ये 1 प्लस 1.2 कैसे बनता है, देखिए 1.2 बनता है 1 प्लस 0.2 से, ठीक है ना। और ये फलन ऐसा है कि ये इसको नहीं देता बाहर, ये सिर्फ इसको देता है बाहर, जो ये महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक इसमें 1 है, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना इसका। तो ये ऐसी वैल्यू बाहर देता है, ठीक है ना। अब समझे आप ये फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो है पूरा एक, देखिए इससे आप समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा प्रांत है और ये पूरा आपका सह प्रांत है, तो इस बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा आर है और ये भी आर है, क्योंकि मैपिंग जो है वो आर से आर में है, ठीक है ना। आर से आर में मैपिंग है। अब देखिए इसके अंदर भी सारे पॉइंट पड़े हैं। देखो जैसे मैं बता दूं आपको इसके अंदर पॉइंट पड़े हैं 0, 0.1, 0.9, 1, 1.2, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट पड़े हैं। ये तो माइनस के थे, ऐसे ही प्लस के होंगे 0.1, 0.2, 0.9, 1, 1.2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सारे पॉइंट पड़े हुए। इसमें बहुत सारे पॉइंट है ना, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर है आपके इधर, ये भी पूरा आर है, 0 आ गया इसमें और माइनस के 1 आ गया और माइनस के 1.2 आ गया, माइनस के 0.2, सब पड़े हैं इसमें, है ना। बहुत सारे नंबर, जैसे 1 आ गया, जैसे 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, जैसे और 2 आ गया, है ना। ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी तक पड़े हुए, माइनस इन्फिनिटी तक पड़े हुए। अब आपको ये देखना है कि मैपिंग कैसे हो रही है। देखो एक एक ही होने के लिए एक की मैपिंग एक पे होनी चाहिए। जैसे इधर एक एलिमेंट है और उधर भी एक एलिमेंट है, बस एक की एक से टच होना चाहिए, ये मैपिंग एक हो गई, है ना। एक एक ही हो जाएगी, एक की एक से। इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 to 1, 1 to 1, यानी 1 की 1 से, ठीक है ना, 1 की 1 से। तो देखिए अगर मैं यहां से कोई वैल्यू इसमें डालता हूं, 0 से लेकर के 1 तक मैं जितनी भी वैल्यू इसमें डालूंगा, उन सब के लिए ये वैल्यू 1 देगा फंक्शन, ये वैल्यू 1 देगा। देखिए यहां हमने लिख दिया 0 से लेकर के 1 तक जितनी भी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, उन सब के लिए ये 0 देगा। यानी 0 से लेकर के 1 तक सब की मैपिंग 1 पे जाएगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और 1 की भी, ठीक है ना। सॉरी 0 की नहीं जाएगी, 0 की नहीं जाएगी इस पर। 0.1 से लेकर के कहां तक जाएगी, अरे भाई 0 पे जानी थी, ये 0 पे, ये 0 पे जानी है, 0 पे, ठीक है ना। ये मैपिंग 0 पे जाएगी और 0.9 तक। अब 1 से लेकर के ये भी नहीं जाएगी, सॉरी इस पे, है ना। 0.1 से लेकर के या 0 से लेकर के 0.9 तक सारी मैपिंग 0 पे जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये था, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि अब ये देखिए ये कितने सारे नंबर हैं आपके पास, कितने सारे नंबर हैं जिनकी मैपिंग एक पे ही जा रही है ना। किसी एक ही नंबर पे मैपिंग जा रही है। 0 की तो जाएगी 0 पर, 0 की 0 पर जाएगी, 0.1 की भी 0 पे, 0.2 की भी 0 पे, 0.9 की भी 0 पे। यहाँ पे मैंने बता दिया x 0 से लेकर के 1 तक जितनी भी वैल्यू हैं उन सब की मैपिंग 0 पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक के लेकर सबकी वैल्यू, सबकी मैपिंग जो जा रही है वो 0 पे जा रही है। यानी ये मैनी वन हो गया, बहु एक ही हो गया, बहुत सारों की मैपिंग एक पे जा रही है ना। बहुत सारों की इमेज एक ही मिल रही है, बहुत सारों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एक एक ही तो नहीं हुआ, ये बहु एक ही हो गया, है ना। तो एक एक ही तो ये नहीं है। अब अच्छादक के लिए चेक करते हैं। अच्छादक के लिए चेक करने के लिए क्या करना होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचे ना, है ना। जो ये सहप्रांत है आपका, सहप्रांत में कोई भी एलिमेंट बचे ना, है ना। बस ये होना चाहिए सहप्रांत बराबर परिसर, सहप्रांत बराबर परिसर आना चाहिए। यानी पूरा सहप्रांत परिसर के बराबर हो,
पूरा सहप्रांत परिसर हो मतलब हर एक की सहप्रतिमी मिलना चाहिए, यानी इधर का हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। अब देखो यहां तो बहुत ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो देता है बाहर वैल्यू, ये सिर्फ पूर्णांक वैल्यू देता है, पूर्णांक देता है बाहर, ठीक है ना, जैसे 0 1 2, ये ना तो 0.1 बाहर देता, ना 0.2 बाहर देता, ना 0.3 बाहर देता। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट तो सारे बच जाएंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, इन पे तो मैपिंग ही नहीं मिलेगी। -1 पे मैपिंग मिल जाएगी, 2 पे मैपिंग मिल जाएगी, 1 पे मैपिंग मिल जाएगी, लेकिन ये पॉइंट वाले तो फिर भी सारे रह जाएंगे। तो सहप्रांत बराबर परिसर तो नहीं होगा ये, है ना। तो सहप्रांत बराबर अगर परिसर नहीं है तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये ना तो एकेकी है, ना ये आच्छादक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ना तो एकेकी ना ही आच्छादक, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घ जी घ क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अवकल समीकरण ये दे रखी है उसने, अवकल समीकरण 9 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी पूछ रहा है कि घात क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर हमें इसकी घात और कोटि देखनी है तो कोटि तो आपको पता चलेगी, कोटि जो होगी कोटि वो तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा कि हाईएस्ट कितनी बार आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अवकलन कर रखा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अवकलन कर रखा है, एक बार, ये 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार अवकलन कर रखा है, तो कोटि हो जाएगी इसकी 2। अब इसकी घात देखने के लिए आप उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाइए, यानी जो सबसे ज्यादा बार हमने इसमें डिफरेंशिएशन कर रखा था, अवकलन कर रखा था, उसकी घात पर जाइए। उसकी घात क्या है, 3, तो वही अवकल समीकरण की घात होगी। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि i डॉट आई माइनस जे डॉट जे और माइनस के डॉट के। अब इसका मान बताना है। तो i डॉट आई 1 होता है, माइनस जे डॉट जे भी 1 होता है, माइनस के डॉट के भी 1 होता है। जब ये दोनों सेम होते हैं और प्रोडक्ट में होते हैं तो इनकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, -1। -1 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। देखिए बच्चों यहाँ हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो आप इसको कोसेक इनवर्स में ही बता दीजिए अगर आपको कोसेक में वैल्यूज पता है। नहीं पता है तो आप इसको साइन में ले जाइए, साइन की, अगर आपको साइन की वैल्यूज पता है तो इसको साइन में ले जाइए। देखिए मैं इसको दोनों तरीके से कर देता हूँ। देखिए कोसेक, अगर कोसेक में आप इसको लोगे, कोसेक इनवर्स, मुझे तो याद है ये 2 जो होती है कोसेक में 30 की वैल्यू होती है, कोसेक 30 की। तो यहाँ से कोसेक इनवर्स से ये हट जाएगा, आ जाएगा क्या, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको साइन में करना चाहते हैं तो आप कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो। साइन इनवर्स में जैसे ही चेंज करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसी तरह तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, थीटा चेंज हो जाता है इसमें। तो साइन में क्या होती है 1/2, साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू। अब साइन से साइन हट गया, बचा क्या 30 डिग्री, वही आ जाएगा 30 आंसर, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसमें मान लीजिए कि एक्स क्यूब बराबर लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। उसमें रख दीजिए वापस से वैल्यू। अभी रुक जाइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3 कर लीजिए पहले। अब ये उसमें रखेंगे, देखिए समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3। तो डी टी मैंने यहाँ लिख दिया और बाई 3 मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ई की पावर एक्स क्यूब, तो ई की पावर एक्स क्यूब की जगह मैंने लिख दिया टी, तो सब टी में चेंज हो गया। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 ई की पावर टी का आ जाएगा ई की पावर टी और प्लस सी आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि साइन कोस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए, माना y बराबर साइन कोस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, हम तो पहले y मान लेते हैं, उससे अच्छा सा लगता है देखने में, ठीक है ना। y मान लिया। अब हम लिखेंगे dwr2x, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इसमें चेन रूल लगेगा, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या कहता है, आप इस पूरे को x मान लीजिए क्योंकि आपके पास x का साइन x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x,
साइन एक्स का। आपने इसको एक्स माना था तो इसी को एक्स रख दीजिए वापस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, ये पूरा एक्स है फिलहाल। अब जिसको आपने एक्स माना था उसका आपको दोबारा करना पड़ेगा, यानी डी ओवर डी एक्स, यहां पे करना पड़ेगा आपको कोस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। देखिए आगे ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज रहेगा। इसका देखिए आपके पास होता है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स स्क्वायर का नहीं होता, तो आप इसको एक्स मान करके इसको खाली एक्स एक्स स्क्वायर को खाली एक्स ट्रीट करिए, तो कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर था ना तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, एक्स मत लिख देना, ठीक है ना। तो ये माइनस के साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये तो एक्स नहीं था तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस के साइन एक्स स्क्वायर में आगे लिख देता हूं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये मतलब यहां से बस अब ये खत्म हो गया। अब इसको आगे लिख दो बस 2x माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि i प्लस जे माइनस 2k की द्विकोज्याएं ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका घ क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो बच्चों अगर आपको इसकी द्विकोज्याएं ज्ञात करनी है तो द्विकोज्याएं ज्ञात करने के लिए आपको इसके द्विक निकालने पड़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए, माना i प्लस जे माइनस 2k के द्विक अनुपात a बराबर, इस i के इंटू में जो होगा वो a होगा, j के इंटू में जो होगा वो b होगा और k के इंटू में जो होगा वो c होगा माइनस के 2, ठीक है, इसके द्विक अनुपात हैं। अब अगर आपको इसकी द्विकोज्याएं निकालनी है बच्चों, द्विकोज्याएं होती हैं इसकी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू 1 है, 1 रख दी, a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर 1 और c की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 5 और 6 तो रूट 6 आ गया। इसी तरह इसका आ गया रूट 6, b की वैल्यू 1 और इसी तरह c की वैल्यू -2 लिख दी और इसकी वैल्यू फिर माइनस के सॉरी इसकी वैल्यू आ गई रूट 6, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, द्विकोज्याएं होंगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों दूसरे का डे क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का डे ये कहता है कि यदि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 और 2 हो और y इक्वल्स टू 3 2 1 4 हो तो आपको x ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3 2 1 4, यहाँ पे रख दी, इक्वल्स टू आ जाएगा 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x को यहीं पे रहने दो, इस पूरी मैट्रिक्स को आप उठा करके उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 3 और 2 और इधर ये माइनस हो जाएगी 3 2 1 4, ठीक है ना। माइनस करनी आपसे आती होगी, देखिए कैसे करते हैं, माइनस करते हैं 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -2, 0 -2, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में से घटेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में से घटेगा, 0 -2 तो -2, 3 -3 -1 -4, 2 -4 -2, ठीक है ना। 2 -4 -2 ये आ गया आपका और यहाँ से आ गया 2x। अब देखिए बच्चों x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 जो है यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा इसको 1/2 गुना में, नीचे डिवाइड में -2 -4 -2 ये आ गया। अब यहाँ से ये 1/2 हर एलिमेंट के अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, फिर इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी -1, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे -2, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, तो ये ओवरऑल आपका x आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तीसरे का क्या, अब आपके हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। देखिए आपको मैपिंग दे दी इसने f सच दैट x से y की तरफ, कह रहा है कि एक फलन है f जो x से y की तरफ है, मैपिंग उसकी कर रही है, x में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, उसका रिलेशन कैसा दिया उसने संबंध दिया कि a, b, a और b में कैसा रिलेशन है, सच दैट कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b है। उसने ये कहा है कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b है। तो जांच कीजिए क्या r एक तुल्यता संबंध है, हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध होने के लिए आपको समतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समतुल्य के लिए चलते हैं सबसे पहले, समतुल्य, ठीक है। समतुल्य के लिए अगर हम चलते हैं तो हमें कोई एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा x में से, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना
माना हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया A, और वो उठाया किस में से, X में से उठा लिया, क्योंकि हमें सहप्रांत में से उठाना पड़ता है। अब हमने एक एलिमेंट उठा लिया, अब देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं। तो ये A उठाने के बाद ये हो जाएगा A, A, इसकी जगह भी A आ गया और इसकी जगह भी A आ गया। तो यहां से ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि f ऑफ A बराबर f ऑफ A आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये है दूसरे वाला, तो है तो दोनों एफ ए ही, ये भी एफ ऑफ ए, ये भी एफ ऑफ ए, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, दोनों बराबर ही हैं, यानी इसका मतलब ये समतुल्य है। ठीक है ना, ये समतुल्य है। अब चलते हैं संक्रमक की तरफ, अब चलते हैं सममित की तरफ। सममित क्या होता है, सममित देखिए, सममित के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो एलिमेंट उठाने होंगे। माना दो एलिमेंट आपने उठा लिए A, B, दोनों x में से ले लिया आपने। अब आपको ये दोनों एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि A, B बिलोंग्स टू R। ये कैसा है, A, B ऐसा है कि f ऑफ A बराबर f ऑफ B है, f ऑफ A बराबर f ऑफ B है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि f ऑफ B बराबर f ऑफ A? बिल्कुल, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए f ऑफ B बराबर f ऑफ A है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं B, A बिलोंग्स टू R? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो हम A, B लेकर के चले थे, B, A ले आए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये सम्मित हो गया, सम्मित हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ जी ये सम्मित हो गया। अब चलते हैं संक्रमक की तरफ। संक्रमक क्या कहता है, देखिए संक्रमक क्या कहता है। अब हमने क्या किया, इसमें तीन एलिमेंट मानने पड़ते हैं। हमने माना कि A, B, C बिलोंग्स टू X है ना, X में से हमने ले लिए। अब ये तीनों एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि इन दोनों पे भी वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए और इन दोनों पे भी वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी A, B बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ A बराबर f ऑफ B, ये हुई बात, इसको हम 1 मान लेते हैं। इसी तरह और लिख करके यहाँ पे B, C पे भी वो बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी f ऑफ B बराबर f ऑफ C होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात दूसरी हो गई। अब अगर मैं समीकरण 1 व 2 से ये बात कहूं, समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ A बराबर f ऑफ B है और f ऑफ B बराबर f ऑफ C है, तो क्या f ऑफ A बराबर f ऑफ C नहीं होगा, बिल्कुल होगा, f ऑफ A बराबर f ऑफ C हो जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा तो हम इससे ये कह सकते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R है। ठीक है ना, A, C भी R में है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, संक्रमक भी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ये जो संबंध R है वो समतुल्य भी है, संबंध R सम्मित भी है और संबंध R संक्रमक भी है। तो इसका मतलब फलन जो हो जाएगा वो जो R हो जाएगा वो एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, तीसरे का ख, देखिए बच्चों ये कह रहा है कि यदि सिद्ध कीजिए यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। देखिए बच्चों, पहले तो हम स्वतंत्र घटनाएं समझ लेते हैं कि यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होता है, अगर E और F स्वतंत्र घटना है तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे वो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ठीक है ना बच्चों, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब E और F भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूव करना है कि E और F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, E और F डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब अर्थात हमको प्रूफ करना ये है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश बराबर क्या आना चाहिए, P ऑफ E इंटू P ऑफ F डैश आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम कह देंगे कि E और F डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए हम प्रूफ पे चलते हैं इसके, ठीक है ना। प्रूफ क्या है इसका, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, वेन डायग्राम में देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, और इसमें एक सेट E है और दूसरा सेट हमारे पास F है। ठीक है ना, ये हमारे पास E है और ये हमारे पास F है। अब देखिए ये जो पार्ट होगा बीच वाला, ये होगा आपका E
ये होगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ। और ये जो पार्ट होगा ये वाला, सिर्फ ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। और सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा आपका ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, ई डैश इंटरसेक्शन एफ। समझ में आ गया। ये वेन आरेख से, इस वेन आरेख से हम क्या कर लेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेन आरेख से, आप ये लिख दीजिए वेन आरेख से, वेन आरेख से या वेन डायग्राम से हमारे पास क्या होगा। अगर मैं ई को देखूं तो ई कैसे बन जाएगा, ई जो बनेगा, मैं इसको, जो ये वाला पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको और ई इंटरसेक्शन एफ को, ई इंटरसेक्शन एफ को अगर मैं मिला दूं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश तो हो गया और ई इंटरसेक्शन एफ, इनको दोनों को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ई बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ, परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो होती हैं जिनमें दोनों में इंटरसेक्शन फाई आता हो, जिन घटनाओं में इंटरसेक्शन फाई आता हो वो घटनाएं क्या होती हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ डैश तथा ई इंटरसेक्शन एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो इसका मतलब अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी लूं P ऑफ E, तो यहां पे क्या हो जाएगा इधर P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश प्लस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। देखिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं का मतलब क्या है कि इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम इसमें ऐसे P लगा सकते हैं और इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, P ऑफ इसकी वैल्यू निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ डैश की, इसकी, तो ये घूम करके माइनस इसमें इसके पास चला जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए पी ऑफ ई को पी ऑफ ई रहने दीजिए और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को आप लिख सकते हैं पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहां से पी ऑफ ई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे पी ऑफ एफ बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ई इंटू 1 माइनस पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ डैश, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गे, देखिए बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ये आर पर वर्धमान है। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस के 4, ठीक है ना। अब अगर एफ डैश एक्स जो है वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 0, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, तो ये ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना, ह्रासमान हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश एक्स जो है वो ये है हमारे पास यहाँ, ये तो मैंने आपको एक तरीके से इसकी कंडीशन बताई। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके बनाते हैं इसको, देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, या अभी 3 मत लो कॉमन, ये लिख लो आप 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसको लिख दीजिए 3 प्लस के 1। इन तीनों में से 3 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 है ये। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब बच्चों ये देखिए आप कि ये आपके पास जो बना 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश एक्स। अब आप इसमें x की चाहे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, प्लस की माइनस की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर देगा, क्योंकि इसके ऊपर तो आ गया स्क्वायर। अब अगर इसके अंदर भी सॉल्व करके माइनस में वैल्यू आ भी गई तो ये स्क्वायर उसको प्लस कर देगा।
ओवरऑल ये वाली टर्म प्लस हो गई और प्लस का 1 है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही आनी है, यानी ग्रेटर देन 0 आनी है। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। अतः हम कह देंगे अतः एफ एक्स जो है वो आर में वर्धमान है, क्योंकि पूरे आर में से हम कुछ भी वैल्यू रख दें यहाँ सबके लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए आर में क्या हो जाएगा, फलन वर्धमान हो जाएगा। अतः फलन आर में वर्धमान है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, तीसरे का घ क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 0 to π/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको i मान लेंगे ना, हम लिखेंगे माना i बराबर 0 to π/2 डी एक्स अपॉन, इसको हमने i मान लिया 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/2 डी एक्स अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट कोस एक्स। अंडर रूट के अंदर आप इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं और फिर दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ये। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, i इक्वल्स टू 0 to π/2, यहाँ से एलसीएम लेकर के इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और पूरे के अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स, वो कोस एक्स घूम करके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स और ये dx, ये हो जाएगा आपका i। ठीक है ना, अब देखिए इसमें लगाइए आप परगुण 4, इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसमें लगाइए आप परगुण 4। परगुण 4 से, परगुण 4 क्या कहती है, i इक्वल्स टू 0 to π/2 के आप x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दीजिए, मतलब जो भी आपकी अपर लिमिट है, मान लीजिए आपकी अपर लिमिट 0 to π/2 है, π/2 है अपर लिमिट, तो आप x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दीजिए जहां जहां x है, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स अपॉन, ये भी हो जाएगा आपका cos π/2 माइनस एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों, और dx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/2 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 90 है तो चेंज होगा, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है ना, अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, उसके जैसा ही है, और ये हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स। ठीक है ना, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, तो ये कोस एक्स हो जाएगा, dx आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये हो जाएगा आपका दूसरी इक्वेशन। अब देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखिए बच्चों, जब हम जोड़ेंगे इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i, और ये वाली साइड इस वाली साइड में जुड़ेगी, तो देखिए ये हो जाएगा 0 to π/2, ये है आपके पास अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx, प्लस ये भी आ जाएगा आपके पास 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स dx। ठीक है ना बच्चों, देखिए दोनों के पास एक ही इंटीग्रेशन है सेम लिमिट का, तो आप एक ही इंटीग्रेशन लगा सकते हैं दोनों के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। ठीक है ना बच्चों, और ये पूरा आपका अब 1 हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ 0 to π/2, जब एलसीएम लूंगा तो दोनों में नीचे सेम है, देखिए रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स दोनों में सेम है, तो एक ही आ जाएगा बस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। तो जब दोनों नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे, बस रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखिए ये भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, ये भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस पूरे से ये पूरा खत्म, तो ये क्या मिलेगा 0 to π/2 आपको मिलेगा 1 dx। ठीक है ना, और इधर चल रहा है आपके पास 2i, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा x, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 to π/2, जब आप इसमें लिमिट पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल 2i इक्वल्स टू π/2, और यहां से आपका आ जाएगा i इक्वल्स टू, ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा, i इक्वल्स टू आ जाएगा π/4। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।